वेल 12th क्लास स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो जहाँ तक फाइनेंशियल एनालिसिस का ताल्लुक है, व्हाट इज़ फाइनेंशियल एनालिसिस? वेल, फाइनेंशियल एनालिसिस इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. It shows strengths and weaknesses of the firm by establishing relationship between the items of balance sheet and profit and loss account. In other words, we may say that financial analysis is scanning of the items of profit and loss account and balance sheet to find out the results needed. अब जहाँ तक फाइनेंशियल एनालिसिस का ताल्लुक है, वेल ये डिपेंड करता है कि हम एक्सटर्नल एनालिसिस कर रहे हैं, इंटरनल कर रहे हैं, हॉरिजेंटल कर रहे हैं या वर्टिकल कर रहे हैं, या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स का बेस पे कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म, वो तो हम डिपेंड करेगा। अब जहाँ तक ताल्लुक है, फाइनेंशियल एनालिसिस ज़रूरी क्यों है? इससे फर्म की क्रेडिबिलिटी पता चलती है कि फर्म जो है इसकी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, मार्केट स्टैंडिंग कितनी है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, डिविडेंड क्या सही ढंग से पे हो रहे हैं या पे होंगे, प्रोग्रेस कितनी की है। इंटर फर्म कंपैरिजन हो जाता है दो फर्म्स के बीच में, और इंट्रा फर्म भी होता है। अब इंट्रा फर्म मीन्स इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, और बिजनेस कंपैरिजन जब वन पीरियड टू अनदर होता है, दैट इज इंट्रा फर्म। यानी जब दो फर्म्स के बीच में हो जाएगा, दैट इज इंटर फर्म। जब एक पीरियड और दूसरे पीरियड सेम फर्म से रिलेटेड होगा, दैट इज इंट्रा फर्म। ये कंपैरिजन हम कर सकते हैं। सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी, ये सारी चीज़ें हमें इजीली इससे पता चल जाती हैं फाइनेंशियल एनालिसिस। बट इसकी लिमिटेशंस, पुराने फिगर्स लेता है बैलेंस शीट से, ये रिलायबल नहीं है। कोई भी आदमी अपने इसको बायस कर सकता है, चेंज कर सकता है। इंटरफर्म कंपैरिजंस डिफिकल्ट है, नहीं हो पाते। प्राइस लेवल चेंजेस को तो ये लेते ही नहीं। अगर एसेट 10 साल पहले खरीदा, वही रेट लेते हैं, वही डेप्रिसिएशन पुराने वाली लेते हैं। आजकल मार्केट में ऐसा होता नहीं। अब रहे टूल्स। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के टूल्स में एक तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट आता है, कॉमन साइज स्टेटमेंट आता है, एक आता है रेशियो एनालिसिस और कैश एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस और कैश एनालिसिस डिटेल में मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, तो आप उसको अलग से आराम से उसके बारे में लिख सकते हो। लेकिन जहाँ तक बाकी दो टूल्स का ताल्लुक है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स का और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स का, तो जहाँ तक ताल्लुक है इन टूल्स में कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स का, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ये हॉरिजॉन्टल फाइनेंशियल एनालिसिस कहलाता है। और इससे हम क्या करते हैं कि जो स्टेटमेंट्स दो या ज़्यादा पीरियड्स का कंपैरिजन करते हैं। दूसरा है कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। इन्हें हम वर्टिकल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं कि हम 100% की बेसिस के ऊपर परसेंटेज निकालते हैं रिलेशन एक दूसरे की दिखाने के लिए। या हम ये कह सकते हैं कि कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो वन पीरियड या नंबर ऑफ पीरियड्स का जो है डाटा हमें देती है, और इन्हें हम प्रॉफिट और लॉस और इनकम स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। ये कंपैरिजन कर लेती हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और उनके जो डिफरेंट पीरियड्स हैं। और जहाँ तक ताल्लुक है इसका कॉमन साइज स्टेटमेंट्स का, ये परसेंटेजेस में, इसे पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। पोजीशन स्टेटमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डिफरेंट पीरियड की हाइलाइट्स जो हैं ट्रेंड बेसिस पे करती हैं, और नॉर्मली दे टेक 100
as common base for assets and equities and liabilities. They also analyze individual items of balance sheet. So this is what the common size or tools of these financial statement analysis are known as in our simple terminology, or they are explained as per simple manner. Thank you.